पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होना है और सारे राजनीतिक दल हर तरीके से गुड़ागुड़ित लगा रहे हैं कि इस दफ़ा उनका पश्चिम बंगाल पर कब्जा हो। इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए मुद्दे तमाम सारे हैं, जिसमें एसआईआर का भी मुद्दा है, मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन का मुद्दा है, यानी कि मुद्दे तमाम सारे हैं। ममता बनर्जी जो कि पिछली बार नंदीग्राम से लड़ी थी, अब वो भवानीपुर से लड़ रही हैं। यानी कि इन समस्त विषयों पर, इन समस्त बिंदुओं पर हम बात करेंगे अपने सहयोगी समीर के पुरकायस्थ से, और जो बंगाल की राजनीति को बड़े करीब से समझते हैं। समीर जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एसआईआर में 90 लाख वोट जो है डिलीशन हो चुका है, अब उसके डेटा भी कमीशन ने वो जारी किया है। तो इसके बाद की जो राजनीति बंगाल की है, वो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, एसआईआर तो इसका दो पहलू है, एक तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट और एक डेमोक्रेसी के ऊपर, हमारा जो गणतंत्र है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट। तो मैं पहले गणतंत्र के ऊपर आऊँगा। देखिए, अभी इलेक्शन आज से जो है फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है जो 23 तारीख को होना है, उसका लिए आज से वोटर लिस्ट फ्रीज है। इसके मतलब नया कोई एडिशन नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करते हैं। तो इसके मतलब है कि ये जो एडजुडिकेशन के बाद जो 20 लाख के ऊपर जो वोटर है, जिनके नाम का मतलब अभी भी कोई सुनिश्चित नहीं है वो वोटर वोट दे पाएंगे कि नहीं, तो इनका अभी तो फ्रीज हो गया। तो अगर ये इतना सारे वोटर्स को बाहर रख के इलेक्शन करना, ये कहाँ तक सही है? हाँ, ये मतलब आपका डेमोक्रेसी के ऊपर, गणतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा चोट है कि आप इलेक्टर को छोड़ के आप वोट करा रहे। तो ये है पहला जो लार्जर इशू है। एंड पॉलिटिकली इसमें देखिए इसका तो इशू ये एक इस बार इलेक्शन में एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा रहा। अब इसका फायदा सभी पार्टीज अपना अपना तरफ से इसका फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो टीएमसी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये मतलब टीएमसी के तरफ से अपना प्रोजेक्शन है कि रखवाला है, टीएमसी ने बचाने का वो कोशिश कर रहे हैं वोटर्स को। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि टीएमसी जो जिस तरह से प्रॉमिस किए थे, जो हम वोटर लिस्ट से किसी का नाम डिलीट होने नहीं देंगे, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी एरियाज में इसको लेके एक क्षोभ है। और आप थोड़ा दिन पहले देखे हैं मुर्शिदाबाद, मालदा, पर्टिकुलरली मालदा में मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है, और भी जगह जगह में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना समीर जी, जो मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है मालदा में, मुर्शिदाबाद में, तो ये प्रोटेस्ट के पीछे की क्या वजह रही है? हाँ, मैं आ रहा हूँ उसमें। तो कहीं ना कहीं देखिए, एंड प्रोटेस्ट दूसरे जगह में भी हुआ, लेकिन मालदा में सबसे ज्यादा। तो ये प्रोटेस्ट जो है ये कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, कहीं दर्शा रहा है कि जो वोटर्स है, वोटर्स जो इतना दिन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, टीएमसी हो या दूसरे पार्टीज का जो कहना था कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनका निराशा, जो फ्रस्ट्रेशन अभी उभर के आ रहा है। ये प्रोटेस्ट माइनॉरिटीज एरियाज में ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ है। तो ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का फ्रस्ट्रेशन है, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो टीएमसी उनको प्रोटेक्शन देने विफल रहा। तो इससे क्या होगा, मतलब अब इसमें आप पूछ सकते हैं कि तो माइनॉरिटी वोट क्या इस बार टीएमसी से हट जाएगा? हाँ, क्योंकि देखिए माइनॉरिटी वोट्स आप जानते हैं कि ये अहम सवाल है कि जब माइनॉरिटी को ये लगा कि टीएमसी की तरफ से जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था वो प्रोटेक्शन नहीं मिला, तो सवाल वही है कि क्या टीएमसी से माइनॉरिटी का मुंह जो भंग हो जाएगा या वो उनके साथ ही जाएंगे? देखिए, माइनॉरिटी का इशू में जो ये बात साफ है, जो माइनॉरिटी में टीएमसी को लेके इस बार थोड़ा रिसेंटमेंट है, सिर्फ एसआईआर को लेके नहीं। इसके पहले भी आप वाकफ जो बिल आया
तो टीएमसी ने उस टाइम में भी एक प्रॉमिस किए थे कि हम वक़्फ़ बिल को पास होने नहीं देंगे, इसको के मतलब किसी तरह से वक़्फ़ ये होगा नहीं। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, वक़्फ़ हुआ भी है और इनको काफ़ी प्रॉपर्टीज जो वेबसाइट में दर्ज भी कराना पड़ा। तो काफ़ी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है जो कि टीएमसी का भरोसा में बैठा हुआ था, तो लास्ट मोमेंट में इनको जब इंक्लूजन करना पड़ा तो हड़बड़ी में करना पड़ा, तो कुछ मतलब प्रॉपर्टी ठीक तरह से लिस्टिंग भी नहीं हो पाया। तो ये सब उसके बाद ओबीसी लिस्ट को लेके जो छेड़खानी हुआ है, काफी सारा माइनॉरिटी ग्रुप्स है, जो ग्रुप था जो ए कैटेगरी, ओबीसी में 2 कैटेगरी है बंगाल में, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में 10% रिजर्वेशन रहता है, कैटेगरी बी में 7% रिजर्वेशन है ओबीसी में। तो इन्होंने काफी सारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है जो कैटेगरी ए में था, जिसमें ज्यादा रिजर्वेशन है 10% का, उसको हटा के इन्होंने बी कैटेगरी में लेके आ गया। ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी देख रहा है, एक तरफ से डिमोशन हुआ है। हाँ, तो ये सब लेके नाराजगी थे। उसके बाद ये अब एसआईआर का मुद्दा आया। एसआईआर का मुद्दा लेके भी इनको लग रहा है कि जो टीएमसी ने इनको जिस तरह से प्रोटेक्शन देना चाहिए था, फेल किए हैं। तो इससे हटेगा कि नहीं टीएमसी का वोट? देखिए, इसमें माइनॉरिटी के पास ज्यादा चॉइस है नहीं। समीर जी, ऐसे में समीर जी बड़ा सवाल है, जैसे आपने अभी उठाया मुद्दा जो है कि वक्त का, उसके बाद एसआईआर का, उसके अतिरिक्त भी कुछ मुद्दे, तो इन सबसे टीएमसी के खिलाफ अगर थोड़ी नाराजगी है, तो क्या उस नाराजगी को ओवैसी और हुमायूं कबीर का जो गठबंधन है वो फायदा उठा पाएगा, या कांग्रेस और वाम दल उस नाराजगी को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब होंगे? हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था, जो देखिए ये नाराजगी जो है, तो इससे लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा चॉइस है नहीं, क्योंकि आप चैलेंजर, आप स्टेट में टीएमसी का मेन जो चैलेंजर है बीजेपी, तो ये बीजेपी के तरफ तो जाएंगे नहीं। तो जहाँ बीजेपी इनका मेन चैलेंजर है, खूब रहते हुए भी माइनॉरिटी कम्युनिटी लगता है, देखिए अभी वोट नहीं होने तक तो कुछ बोला नहीं जा सकता है किस पैटर्न से, लेकिन ये हम एक एनालिसिस दे सकते हैं। एक जितने हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज लीडर से बात किए हैं, तो उससे जो एक प्रेडिक्शन मिलता है, तो उससे लगता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जहां बीजेपी टीएमसी का मेन चैलेंजर है, वहां वो स्ट्रेटेजिक वोटिंग करेंगे जितना भी खौफ है, लेकिन बीजेपी को रोकना है, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी अगर पावर में आता है तो उनका मानना है कि वो और भी ज्यादा बड़े मुसीबत को गले लगाना होगा। तो इसीलिए जहां बीजेपी मेन चैलेंजर है, वहां इन्होंने एक स्ट्रेटेजी, एक वोटिंग करेंगे इस तरह से लगता है, वहाँ स्टिल वो टीएमसी को ही वोट देंगे। लेकिन जहाँ ये बीजेपी मेन चैलेंजर नहीं है, जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट टाइम जो लास्ट 2021 जो असेंबली इलेक्शन हुआ है, वहाँ में लगभग 10-12 सीट माइनॉरिटी एरियाज में, मतलब आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में 3 डिस्ट्रिक्ट है जो कि माइनॉरिटी मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है, मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ दिनाजपुर। तो इस 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, इस एरिया में कांग्रेस और लास्ट टाइम कांग्रेस, वाम और आईएसएफ ज्वाइंटली कॉन्टेस्ट किए थे, अलायंस में थे। इंडियन सेकुलर फ्रंट जो कि फुरफुरा शरीफ एक यहाँ मज़ार है, तो फुरफुरा शरीफ जो इंस्टीट्यूशन है, तो उनका बैक एक पार्टी है आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट। वो भी मतलब कहा जाता है मुस्लिम ये है, लेकिन वो बाई एंड लार्ज सेकुलर ही है। तो ये तीनों का गठबंधन हुआ था 2021 असेंबली इलेक्शन में। तो उसमें आप देखेंगे माइनॉरिटी एरियाज में, ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स बताए हैं, इस एरियाज में लगभग 12 सीट में, 10-12 सीट में कांग्रेस और ये कांग्रेस का जो अलायंस था लेफ्ट फ्रंट, और इन लोग सेकंड पोजीशन में थे। हाँ, जैसे सीट हो गया
आपका मोताबाड़ी, जहां अभी मालदा में जो ये हुआ था मेजर वायलेंस जो देखने 2-3 दिन पहले हुआ है, मोताबाड़ी, ये मोताबाड़ी सीट में देख लीजिए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मोताबाड़ी सीट में ये सेकंड पोजीशन में थे। उसके बाद आपका फरक्का में, रतुआ में, इस तरह का काफी सारा जो सीट्स है जहां माइनॉरिटी मेजोरिटी सीट्स है, वहां में बीजेपी टीएमसी का चैलेंजर नहीं है। तो वहां में एक ये है कि माइनॉरिटी वोट टीएमसी से हट सकता है। एंड इसीलिए टीएमसी का आप अगर प्रचार देखिएगा मुर्शिदाबाद मालदा में, बार बार ये कह रहे हैं कि आप वोट का डिवीजन होने मत दीजिए, और कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं। मीम और जो हुमायूं कबीर का आम जनता उन्नयन पार्टी है, इनको अटैक कर रहे हैं। तो टीएमसी का भी कहीं ना कहीं ये चिंता है कि वोट अगर इनसे इस माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में कुछ वोट इनसे हट सकता है। लेकिन अब आपका सेकंड जो क्वेश्चन है, जो इससे ये जो मीम और एजेयूसीपी का जो एजीयूपी का जो अलायंस हुआ है, इससे मतलब कांग्रेस किसका ज्यादा लॉस होगा, टीएमसी या दूसरे पार्टी का? अभी देखिए, ये जो इस माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट्स है जहां एंटी माइनॉरिटी वोट्स अभी बढ़ रहा है, लग रहा है कि इधर मतलब एंटी टीएमसी वोट्स जो है माइनॉरिटीज में, एंटी इनकम्बेंसी वोट बोल लीजिए, ये अब टीएमसी से थोड़ा नाराजगी के लिए हट रहा है। लेकिन अब इसका ये जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, इसका अब नया क्लेमेंट्स आ गया है। पहले ये सब एरिया पूरा कांग्रेस का ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड था, मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर। और अगर ये मीम और ये हुमायूं कबीर का आम जनता उन्नयन पार्टी नहीं आता, तो ये वोट पूरी उसमें जाता, कांग्रेस में जाता। लेकिन इस बार लग रहा है कि ये जो एंटी टीएमसी वोट है माइनॉरिटीज कम्युनिटीज में, उसमें एक डिवीजन होने का चांस है। कितना होगा अभी बोलना मुश्किल है। ये दोनों एजेयूसीपी तो एकदम नया पार्टी है, और मीम 2021 से कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम में भी 6 सीट में कॉन्टेस्ट किए थे, इस बार 8 सीट में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं हुमायूं के पार्टी के साथ। तो उनका कोशिश है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, लेकिन कितना बढ़ा पाएंगे ये देखने का बात है। तो लेकिन ये जितना वोट काटेगा, ये मुझे लगता है कि टीएमसी से ज्यादा कांग्रेस को लॉस होने वाला है, क्योंकि ये जो जो टीएमसी वोट का कंसोलिडेशन होता था माइनॉरिटी एरियाज में, वो इस बार डिवाइड होने का चांस है। अब समीर जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसे आपने कहा कि अल्टीमेटली कि मुस्लिम समाज में थोड़ी नाराजगी है, वोटों का थोड़ा सा बंटवारा, लेकिन ये कि उसके साथ शर्त यह है कि जहां पर बीजेपी और टीएमसी डायरेक्ट फाइट में नहीं है, तो इससे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा मतलब ऑक्सीजन मिल जाएगा। मतलब जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है उसमें थोड़ा कांग्रेस जो है कुछ सीटें हासिल कर सकती है। देखिए, कांग्रेस का इस बार परफॉर्मेंस बेटर हो सकता था अगर ये जो मतलब इसका डिपेंड करेगा कि मीम और एजेयूसीपी, एजेयूपी आम जनता उन्नयन पार्टी, एजेयूपी कितना मतलब वोट काटेगा। अगर ये ज्यादा वोट नहीं काटता है तो कांग्रेस का इस बार मुस्लिम बेल्ट में थोड़ा परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर ये करते हैं, काट देते हैं, तो कांग्रेस का लॉस होने का चांस है। मतलब जितना उम्मीद लगा रहे हैं उन पार्टी का भी इस बार पूरा जो फोकस है, ये पर्टिकुलरली ये 3 डिस्ट्रिक्ट को लेके ही है फोकस। लेकिन इनका मतलब ये जो मीम का और एजेयूपी का जो एंट्री हुआ है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी चिंता का कारण है कि ये कितना वोट काटते हैं। अच्छा समीर जी, इससे इतर थोड़ा सा एक सवाल ये है कि ममता बनर्जी जो कि पिछली दफा नंदीग्राम से लड़ी थी और शुभेंदु अधिकारी ने उनको हरा दिया था, भले ही मार्जिन कम थी, और इस दफा उन्होंने सीट जो बदल दी है भवानीपुर,
तो क्या मतलब देखते हैं कि किस तरह की स्थिति परिस्थिति देखते हैं? वो एक डर ही था कि नंदीग्राम वो फिर दोबारा नहीं हुई? देखिए नंदी जो ममता बनर्जी का जो ओरिजिनल सीट था वो भवानीपुरी था। तो लास्ट टाइम एक शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज देने के लिए ममता बनर्जी वहाँ गए थे, लेकिन इस बार ममता बनर्जी का जो बहुत जब शुभेंदु अधिकारी 2 सीट से कॉन्टेस्ट किया था तो कहीं ना कहीं ये लगा था कि ममता बनर्जी भी 2 सीट से कंटेस्ट करेगी, लेकिन ममता बनर्जी एक काफी अच्छा मैसेज दिया 2 सीट से कॉन्टेस्ट नहीं करके, सिर्फ भवानीपुर से कंटेस्ट करके कि देखिए ये मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और यहाँ मतलब मैं डायरेक्ट फाइट के लिए तैयार है। और इससे क्या हुआ, ये जो मैसेज गया है, जो ममता बनर्जी मतलब भवानीपुर को लेके काफी कॉन्फिडेंस है, हाँ, तो ये मैसेज गया। लास्ट टाइम में जो स्ट्रेटेजी था एक चैलेंज देना शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में, तो काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुआ, क्योंकि नंदीग्राम में ममता बनर्जी काफी टफ फाइट दिया, क्योंकि ये था कि नंदीग्राम में लास्ट टाइम जो सभी जानते हैं वो शुभेंदु अधिकारी का होम टर्फ है, अपना उनका पूरा अधिकारी फैमिली का वो बेस्टियन है। तो वहाँ ममता बनर्जी फाइट करके पूरा अधिकारी फैमिली को मतलब उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतलब लिमिट करके रखा। हाँ, तो और आपका अगर कॉन्टेस्ट भी देखिएगा काफी मतलब नेक टू नेक कॉन्टेस्ट हुआ, 2000 का कम मार्जिन था। और उसके बाद ममता बनर्जी हालांकि कोर्ट में भी गया था वो इसको लेके, जो रिजल्ट आया था उसको चैलेंज करके, और अभी भी मतलब ये दुर्भाग्य है इंडियन डेमोक्रेसी का, अभी तक नया एक चुनाव आ गया है लेकिन वो केस अभी भी पेंडिंग है। तो ये तो कहीं ना कहीं मॉकरी ऑफ जुडिशियरी भी है। तो जैसा कि आपने देखा कि समीर के पुरकायस जी ने पूरे विस्तार से बताया कि पश्चिम बंगाल में इस दफा मुस्लिम वोट जो थोड़ी बहुत नाराजगी ममता बनर्जी से है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में सीधा मुकाबला है वहां पर टेक्निकल वोटिंग होगी, लेकिन जहां पर सीधे भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में मुकाबला नहीं है या कमजोर है, वहां पर मुस्लिम मतों में थोड़ा बिखराव हो सकता है, वो कांग्रेस की तरफ, उसके बाद जो हुमायूं कबीर और ओवैसी की जो गठबंधन है उधर जा सकता है। तो कहने का अर्थ है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है, और इन सबके बीच ममता बनर्जी ने एक संदेश दिया इस दफा कि भवानीपुर जो उनकी पारंपरिक सीट भी है, परंपरागत सीट, वहां से लड़ करके एक मैसेज दिया है कि वो टीएमसी ना सिर्फ भवानीपुर बल्कि पूरे बंगाल में मजबूत है। तो समीर जी, इस पूरे चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस विषय पर यदि आपका कोई सुझाव है या कमेंट है तो इनबॉक्स भी कर सकते हैं। एक बार फिर समीर जी आपका बेहद शुक्रिया।